नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे राजौरी को लेकर, क्योंकि राजौरी के नजदीक मेहरा चौकिया इलाके में बीती रात एक संदिग्ध धमाके में वहां सनसनी फैल गई और जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात एक एसएसपी के भाई के आवास पर यह संदिग्ध धमाका हुआ, जिसमें वहां 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और गनीमत यह रही कि इस धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल हुआ है। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और जिसके बाद पुलिस और सेना मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई और ये धमाका किन परिस्थितियों में हुआ है, फिलहाल इसकी तफ्तीश की जा रही है। हमारे गांव में जितनी मेरी एज होगी है 34, मेरी भी एज है, तो ऐसा पहला इंसिडेंट हुआ हमारी इस पंचायत के अंदर, खासकर मेरा के अंदर तो ये पहला इंसिडेंट है। तो जिला पुंछ में एलओसी के साथ सटे गांव दिघवार में निवासियों ने सरकार पर उनकी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है, अनदेखी करने का आरोप लगाया और पाकिस्तानी गोलाबारी से छलनी हो रहे इनके आशियानों के साथ साथ सरकार की बेरुखी भी इनके अरमानों को छलनी कर चुकी है। 24 घंटे मौत के साए में जीने वाले इन लोगों ने उनकी हिफाजत करने के लिए कोई भी कदम ना उठाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया और तो बंकरों के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी भी इन इलाके के लोगों को खलती दिख रही है और इन लोगों का आरोप है कि सरकार उन्हें बंकर तो मुहैया नहीं करवा पाई, लेकिन इसके साथ ही साथ इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, जिसके चलते आपात परिस्थितियों में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि ये इलाका हमेशा से ही दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के निशाने पर रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बंकरों जैसी बुनियादी जो सुविधा है वो नहीं दी गई। तब फोन कर तमना तू फोन कर बुलान वास्ते कम से कम थला रोड में जड़ सब तो पहला हमारा मुश्किल यह है कि ना इस पास कोई नेटवर्क ना कोई जी नेटवर्क तो दूर हमारा बैंकर की सख्त जरूरत थी। हमारा किसी ने बैंकर दिता बगैर दरा दगवार में इस फाइंस अगे दे छोड़ा कि एक नॉर्मल जगह फायर भी वो इस एरिया में जिसने मारी इस टाइम खस्ता हालत इतनी खस्ता हालत है कि उस जानवर तुम्हें बरता जानवर को फिर अगर को पूछा हो मगर मारी उस खस्ता हालत कर छोड़ी बैंकर बनया जीतते सेफ्टी है बिल्कुल, फायर को कोई मतलब ही नहीं है। उन जगह का बीच उन्होंने बैंकर बनया, लेकिन इस जगह में कोई बैंकर नहीं बनया। ना किसी ने कोई तवज्जो दी थी किसी डेवलपमेंट की कि क्या इन लोगों में कोई तंगी है कि नहीं है। कोई तंगी नहीं है, क्योंकि अपने अपने बैठा हुआ आराम का भी बैठा हुआ, लेकिन तंगी हम लोग का है। देख सके, मीडिया भी देख सके, अफसर भी देख सके ये हमारी क्या लात है। तो जम्मू नगर निगम द्वारा शहर के स्थित बीच में ही प्राचीन पंचभक्तर मंदिर की जमीन को कथित तौर पर अपनी जमीन बताने के विरोध में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और इस मामले को लेकर जहां जम्मू में शुक्रवार को लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो वहीं कांग्रेस को भी अब सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने आज मंदिर परिसर में धरना देकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार लोगों की आस्था को बेचने पर भी उतारू हो गई है और कोर्ट के आदेश की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। घोटाला, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी लैंड ग्रैबिंग की अटेम्प्ट गवर्नमेंट द्वारा, और जो लोग आस्था की बात करते थे आज सत्ता में बैठ करके आस्था को बेच रहे और मंदिर की जमीन को बेच रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो, सीबीआई जांच हो, हाई लेवल जांच हो। हाईकोर्ट और कोर्ट के आर्डर की अवेलना है और जमीन को आप अपना बताते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सरकारी और जेडीए। इसलिए जब जज साहब ने देखा, कहीं उनको पता चला, उन्होंने ये कार्रवाई की, नहीं तो जमीन कल 7 तारीख को टेंडर खुल रहा था और ये खत्म हो गया होता। और आज भी अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जमीन जो है मंदिर की है। तो इस बीच जम्मू के युवाओं ने डोगरा यूथ संगठन के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन कर जम्मू के कथित तौर पर जो ठेकेदार हैं उन पर भी मंदिरों की जमीन पर प्रहार करने का आरोप लगाया है। डोगरा यूथ ने चेतावनी दी कि ऐसी कोशिशों पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो जम्मू का डोगरा ऐसे ठेकेदारों को करारा सबक सिखाने को मजबूर हो जाएगा।
उसी के साथ आपने देखा कि किस तरह से ठेकेदारों पर अब गाज गिरना शुरू होती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से बार बार जमीनें हथियाने के आरोप लगातार यहां पर लगते हुए ठेकेदारों पर दिख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर लोग भी ये चाहते हैं कि किस तरह से काम जो है वो होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन पर भी काम करने को लेकर सवालिया निशान लगते आ रहे हैं। और अब जब जमीनों के अतिक्रमण को लेकर बातचीत हो रही है तो जाहिर तौर पर यह मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता जा रहा है। तो उसको हर एक नौजवान सड़क उपर है। कारण यह है कि अज ऐसी नेर गर्दी पई है कि सारे मंदिरों पर भी प्रहार होना शुरू हुई है। अस ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की तुसें जिन्हें मारा या गुलाब सिंह ने एक रियासत दी, तुसें उस रियासत की खत्म किता, लेकिन अज तुसें उनके दिते मंदिरों पर भी प्रहार करने लगे। जे अपने आप की हिंदू ठेकेदार आखते रहे, अज जो ठेकेदारी सारा ठेके करने पर उतारू हुई है। अस लोग इसी बर्दाश्त नहीं करगे। अस सीधे शब्द ही दसना चाहने भाई साहब सुधरियो, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, सुधरियो नहीं तो ऐसा नहीं होगा। डोगरा थोनू लाल करने पर उतारू हुई जा। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि जो पंचभक्तर मंदिर के हवाले से सामने आ रही थी कि जमीन को कब्जाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार यहां पर बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि पंचभक्तर मंदिर की जमीन पर उठे हुए विवाद पर हरकत में आया है जम्मू नगर निगम और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के आरोपों से झाड़ा है उसने पल्ला। यानी कि किस तरह से काम चल रहा है, सीधे तौर पर पल्ला झाड़ा गया और जमीन पर ठुकराई गई जो दावेदारी है, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि जमीन कहां है, किसकी है, इस पर पूरी तरह से पल्ले को झाड़ दिया गया है। सारी बातों को, दावेदारियों को ठुकराया गया है कि कहीं नहीं ये पूरा पार्किंग का निर्माण यहां पर किया जाएगा और नगर निगम ने जेडीए के पाले में अब गेंद जो है वो डाल दी है। और सीधे तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर हमलावर दिख रही थी और अब जम्मू नगर निगम जो है वो हरकत में आता हुआ दिखा है, जिसमें मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए पल्ला झाड़ दिया गया है, क्योंकि विभिन्न जो पार्टियों के लोग थे वो इसके विरोध में उतरे हुए थे। अलग अलग पार्टियों के लोग इसके विरोध में उतरे हुए थे। लोगों की काफी तौर से ये डिमांड थी। आम जनता जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती है, अगर हम बात करें जम्मू संभाग की, तो यहां पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान और रोष दिख रहे थे, क्योंकि मंदिर की जमीन को इस तरह से नहीं हथियाना चाहिए जाना था और उसी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम जो है वो किया जा रहा था, क्योंकि लोगों की आस्था के साथ ये पूरा खिलवाड़ किया जा रहा था और आम जनता नहीं चाहती कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि जाहिर तौर पर मंदिर की जमीन को लेकर हर कोई आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था को जब ठेस पहुंचती है तो आप देखिए कि लोग किस तरह से जमीन पर उतर आते हैं, क्योंकि आम जनता इस वक्त एक ही रोष में एक ही बात करती हुई नजर आ रही थी कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अब सामने झुकता हुआ नजर आया है। प्रशासन ने अपने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि पंचभक्तर मंदिर की जमीन पर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, विवाद उठ रहे थे, उससे अब पल्ला झाड़ा गया है। क्योंकि जम्मू नगर निगम की अगर हम बात करें तो जेडीए के पाले में अब गेंद जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बातें बताई जा रही थी कि पंचभक्तर मंदिर की जमीन जो है वो हथियाने का कोशिश और विरोध जो है वो लगातार जारी था, क्योंकि गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और इस मामले को लेकर ही अब अलग अलग पार्टियों के लोग भी धरने प्रदर्शन पर उतर आए थे और आम जनता ने भी इसमें काफी ज्यादा रोष दिखाया था और उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को इसके सामने झुकना पड़ा, अपने घुटने टेकने पड़े और पंचभक्तर मंदिर है वहां पर जमीन पर जो सवाल उठ रहे थे, विवाद उठ रहे थे, उस पर एक बड़ा फैसला सुनाया गया। यानी कि आरोपों से पल्ले को झाड़ दिया गया है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जमीन मंदिर की है तो मंदिर में ही रहेगी, लेकिन ये बताते चले कि नगर निगम ने जेडीए के पाले में अब इस पूरी गेंद को डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से आगे की कवायद यहां पर चलाई जाती है, क्योंकि अगर मंदिरों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो जाहिर तौर पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। तो पिछले 8 दिनों से पानी न मिलने पर सांबा की गढ़ मंडी के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जल शक्ति विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 8 दिनों से गढ़ मंडी की आवाम पानी की भारी किल्लत से जूझ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग को इसकी
कोई फिक्र नहीं है, कोई ध्यान उसने नहीं दिया है और विभाग के कई अधिकारियों को इससे अवगत करवाने के बावजूद उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस समस्या का हल नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रॉब्लम हो गई है, 8 दिन हो गए पानी आए हुए गढ़ मंडी में। एसी के पास उनके पास जाते हैं डिपार्टमेंट में, बोलते हैं कि मोटर जम्मू भेजी हुई है, कि जबकि मोटर सांबा में उसके घर में दुकान पर पड़ी हुई है। और ये रणधीर सिंह के पास है मोटर और हमें बताते हैं कि जम्मू में मोटर है। और 8 दिन के में एक बार गाड़ी आई है, गाड़ी भी ऊपर अब गढ़ मंडी में नहीं जाती है। और 8 दिन से जब इनके पास जाते हैं बोलते आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। 8 दिन के बाद कोई पानी, उससे पहले 7 दिन के बाद पानी आया था एक दिन तक पहुंचती है। उनको पता है सारा एक्शन जो है इसका जल विभाग का, उनको सारा पता है कि हमारी कौन सी समस्या है कौन सी नहीं। लेकिन बात यह है कि इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। ये लोग हमारे लोगों को ऐसे समझ के बैठे हैं कि ये लोग खामोश हैं, चुप बैठे हैं, तो हमारा भी जो है वो वक्त पास हो रहा है। लेकिन मैं पिछली दफा भी इनको बता के आया था कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे या हमारी समस्या का हल नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। और ये हमें मजबूर कर रहे हैं। और मैं आज इनको मैं वार्न करता हूँ, एज ए कारपोरेटर मैं इनको बोल रहा हूँ कि मैं खुद इनिशिएटिव लूंगा। अगर हमारा 1-2 दिन में ये समस्या का हल नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और या तो मर जाऊंगा वहां पे, या फिर ये हमारी यहाँ की मसले का ये हल करेंगे। तो पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शुमार किए जाने की मांग को लेकर सिख समुदाय ने आज गोल गुजराल इलाके में प्रदर्शन किया। सिख संगठनों ने चेतावनी दी कि इस भाषा की अनदेखी अगर नहीं करने से बाज आई है सरकार तो इस पर उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। मेरा नाम कुलवंत कौर है। रोज को तो आप पूछो ही मत, ये सुन के तो इतनी ठेस पहुंची हम लोगों को कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे कुछ वीर भाइयों ने आपको बता ही दिया इन शॉर्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से ये कहूँगी कि ये इतना बड़ा जुल्म हमारे पर मत करो, इसका बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। आप मत सोचो कि हम लोग चुप बैठेंगे, कभी नहीं। अगर कोरोना होता है तो होता रहे। आपको पता है ये सिख लोगों में कितनी वो है भावना अपने धर्म के लिए सबके लिए कर रहे हैं। दूर क्या जाना है। कुछ दिन पहले जो कोरोना फैला था, जो हमारे सिख भाइयों ने आपके साथ किया, आपके साथ क्या सबके साथ किया है, आपको वो 1 महीने के अंदर भूल गया। सिख समुदाय ने आज बिजनौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पंजाबी भाषा को भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पंजाबी भाषा को ग्रामीण हलकों में हर समुदाय के लोग बेहद अच्छे तरीके से बोलते और समझते हैं, लिहाजा इस भाषा को भी सम्मान मिलना चाहिए और अन्य 5 भाषाओं को भी ये सम्मान दिया जाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਰਤਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਿਸ਼ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਵਿਜੇਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ प्रोफेशनल भाषा भी लागू करे, जिथे तुसी 5 भाषाओं को प्रोफेशनल दर्जा देता है। तो राशन को लेकर आरएसपुरा सलहट की पंचायत के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्थानीय सरपंच दर्शना देवी ने कहा कि पिछले 3 महीनों से इस पंचायत के लोगों को सरकारी राशन उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिसके कारण कोरोना महामारी के इस दौर में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸਾ ਦੇ ਉਧਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਧਰ ਇਹਦੇ ਲੋਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਾ ਇਹ ਗਵਲਾ ਪਵਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ? ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਕੋਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ 4 ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਆਈਏ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਤੇ ਆਖਦਾ ਉੱਪਰ ਐਸਟੀਮ ਦੀ ਕਰੋ ਫੋਨ। ਫਿਰ ਜੇ
मतलब बाकी राशन 3 महीने होए लोकें गी मिलदे पेमेंट भी मिले तो फ्री वाला भी मिले, लेकिन साढ़े ग्रां दे विच कम से कम इस पंजाब दे विच 600-700 कार्ड है, ये 4 पिंड मतलब राशन लेंदे ने ते इन्हें कोई राशन अज तक नहीं दिता गया ते लोग परेशान ने। मेहरबानी करिए ते गौरमेंट अगे रिक्वेस्ट साड़ी बेनती है पर मतलब इन्हें लोगों भी राशन दिता जाए ते नहीं तो ये लोग जिस दिन तहसीलों के अंदर बड़ी गए 700-800 लोग तो फिर दिखी लेना इन्हें लोगों की हालत क्या हो जो राशन भेजते हैं जिन्हें नहीं भेजा अजे तक। तो जम्मू में करीब 6 महीने पहले शुरू हुए कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते हर रविवार को लगने वाले संडे मार्केट का भी बंटाधार हो चुका है। पहले लॉकडाउन के सभी चरणों में बाजार बंद रहे और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया में भले ही लोगों को कारोबार शुरू करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन संडे मार्केट के अभी भी दिन अच्छे नहीं आए हैं। महामारी के प्रकोप से पहले जहां रघुनाथ बाजार से लेकर सिटी चौक, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, पुरानी मंडी, राजतिलक रोड और परेड आदि जैसे इलाकों में जहां रविवार को तिल धरने की भी जगह नहीं होती थी, वहीं अब रविवार को यहां सन्नाटा पसरा रहता है। दुकानदार और रेहड़ी फड़ी वाले सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। इक्का दुक्का लोग ही संडे मार्केट में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, जिससे ये लोग अब गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद तो कामकाज रहा है किसी का नहीं। इस बाजार में इतना रश होता था कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी इस बाजार में। तो अब तो सभी ऐसे बैठे हैं, बेले बैठे हैं, कोई मिल नहीं रहा बाजार में। गरीब बेचारा जो गरीब आदमी था वो बहुत परेशान था, रोजी रोटी यही कमाने की उसका जरिया था। अब तो जो फिर भी मैं कहता हूँ कि जो हमारे जो भाई बंधु हैं उनको ध्यान से चलना चाहिए, मास्क डालना चाहिए, सैनिटाइजर हाथों में करना चाहिए, अपनी सेहत का खुद ध्यान रखे, दूसरे का भी ध्यान रखे, क्योंकि ये महामारी कोरोना की बहुत खतरनाक है, इसकी अभी दवाई भी नहीं आई। तो गवर्नमेंट का फॉलो करना चाहिए, अपने ध्यान से चलना चाहिए। ग्राहक तो अभी कम है, चलो फिर भी दाल फुल्का रोजी रोटी थोड़ी बहुत चलेगी। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है अच्छा लिया है, ये संडे मार्केट खोल दिया है, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो जम्मू शहर के कई इलाकों में आज कुछ समय के लिए झमाझम बारिश हुई है और मौसम सुहावना हो गया। आज सुबह सवेरे इस हालांकि बारिश का कोई अंदेशा तो नहीं था, लेकिन दिन बीतने के साथ ही आसमान में काले बादल छा गए और बादल घिरने की वजह से उसके बाद जोरदार बारिश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये बारिश हालांकि जम्मू के कुछ इलाकों में ही हुई है और अन्य इलाकों में बादलों और सूरज के बीच लुका छिपी का सिलसिला लगातार जारी था। तो पुंछ के कस्बा गांव में आज एक शख्स का उसी के घर पर नजदीकी परिस्थितियों में एक का शव मिलने से सनसनी इलाके में फैल गई और मृतक की पहचान मोहम्मद यूनिस के रूप में की गई, जो पेशे से बतौर हेडमास्टर शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मोहम्मद यूनिस की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, पुलिस इसकी तहकीकात में जुट गई है। एक दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, तहकीकात जारी है और पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी गुनहगार को है जो बख्शा नहीं जाएगा और बेगुनाह को छेड़ा नहीं जाएगा। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि नीतेश्वर कुमार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते हैं। 1996 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं नीतेश्वर कुमार और नीतेश्वर कुमार को डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है जम्मू कश्मीर। और मनोज सिन्हा के साथ पहले भी काम कर चुके हैं नीतेश्वर कुमार और मनोज सिन्हा के बतौर रेल मंत्री, जब वो रेल राज्य मंत्री थे उस दौरान वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो रह चुके हैं। यानी कि यहां पर अब आप देखिए कि किस तरह से उपराज्यपाल के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक नए अधिकारी को नियुक्त करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर
की जा रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर नीतीश्वर कुमार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। 1996 के ये यूपी कैडर के रहने वाले नहीं बताएंगे, लेकिन अधिकारी जो है वो आईएएस अधिकारी हैं नीतीश्वर कुमार, और 1996 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और नीतीश्वर कुमार को डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि जब मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री के पद पर बतौर काम कर रहे थे, उस वक्त भी ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और मनोज सिन्हा के साथ ये पहली बार काम यहां पर करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मनोज सिन्हा के साथ काम कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर तालमेल बिठाना बहुत जरूरी रहता है कि किस तरह से काम जो है वो आगे होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब दिन ब दिन रुख देखा जा सकता है, बदलाव देखा जा सकता है कि अगर ये दोनों अधिकारी यहां पर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो जाहिर तौर पर क्या क्या बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे वो देखने वाली बात है। तो कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जहां सरकार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए कह रही है, तो वहीं उसका अपना ही स्वास्थ्य विभाग लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये परेड स्थित एंटी मलेरिया ऑफिसर के कार्यालय के बाहर की है, जहां लोग अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर यहां सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे करता है, बहुत बड़ी बड़ी हेकड़ियां यहां पर दिखाई जाती हैं, लेकिन एंटी मलेरिया ऑफिसर के बाहर, जो कार्यालय के बाहर ये लोग धरने जैसे बैठे हैं। एसओपीज का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी एक भी नुमाइंदा यहां पर नहीं दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि क्या यहां पर 2 गज की दूरी आपको दिख रही है। मास्क पहने गए हैं, लेकिन बिल्कुल साथ में ये लोग खड़े हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग पर भी यहां सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के अगर नाक नीचे इस तरह से काम हो रहा है, तो जाहिर तौर पर आगे की सारी घटनाएं कैसी रहेंगी, या फिर बाजारों में लोग जब रुक कर रहे हैं तो वहां पर एसओपी का पालन किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के सामने ही अगर इस तरह से एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो जाहिर तौर पर उन लोगों पर भी नकेल कसना बहुत जरूरी है, उन कर्मचारियों पर भी नकेल कसना बहुत जरूरी है जिन लोगों ने इन लोगों को इस तरह से लाइन में खड़ा किया है। क्योंकि एसओपीज का पालन करना सबसे बड़ी चुनौती थी और आम जनता को एसओपीज का पालन करवाना ये उससे भी बड़ी चुनौती। लेकिन आप साफ देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहां पर ये अंदाजा लगाइए कि अगर एक भी शख्स कोई कोरोना संक्रमित है, तो उसके बावजूद ये सब लोग चपेट में आ सकते हैं। कोविड की जो रिपोर्ट है, जो भी यहाँ रिपोर्ट मिलती है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और हमने पिछले हफ्ते भी एक हमने प्रोटेस्ट किया था हम बाजार वालों ने कि ये जो यहाँ पे कोविड की जो रिपोर्ट यहाँ मिलती है, यहाँ से इसको हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट भी आ जाते हैं, यहाँ नेगेटिव पेशेंट भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ नहीं है। और जो रिपोर्ट यहाँ कर्मचारी दे रहे हैं, हमने कुछ लोगों से यहाँ बात की, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इनको बात करने की कोई तमीज़ भी नहीं है इन लोगों को। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये कोविड इतनी बड़ी महामारी है, इस महामारी के अंदर एकदम पुराने शहर में परेड चौक के अंदर आप ये रिपोर्टें लोगों को दे रहे हैं, क्या पता कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, इस चीज़ का हमें कोई पता ही नहीं, कोई इल्म ही नहीं है। भगवान करे कि सारे ही नेगेटिव हो, बट अगर कोई पॉजिटिव केस यहाँ पे आ जाए, यहाँ तो हड़बड़ी फैल जाएगी। सर स्थिति तो बड़ी भयानक लग रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि देखिए सर, अभी आपको पता है टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, कोरोना की महामारी फैली हुई है। सब मेरे को कुछ लक्षण नज़र आए थे, फीवर हुआ था हल्का सा। मैंने 2 तारीख को जीएमसी से अपना टेस्ट करवाया था और मुझे ये बोला गया था कि शाम तक नहीं तो कल तक आपको मैसेज के थ्रू आपकी रिपोर्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने भी सोचा डिजिटल इंडिया की तरफ हमारी भारत बढ़ रहा है, तो माइट भी मुझे मैसेज आ जाएगा, रिपोर्ट का पता चल जाएगा। बट जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 5 तारीख है, मुझे कोई मैसेज नहीं आया है मेरी रिपोर्ट की रिजल्ट का कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। और एट द सेम टाइम जब मैं वहाँ पे पता करने गया जेएमसी में कि भाई साहब मेरे को कोई मैसेज नहीं आया और आपने कहा था कि विदिन 2 डेज या शाम तक आपको मैसेज आ जाएगा, तो ऐसा कुछ आया नहीं। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मलेरिया सेंटर जाइए, आपको वहाँ से फिजिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। पहले तो मैं घबरा गया,
कि जब ये फैसिलिटी है हमारे पास, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मैसेज के थ्रू गरीबों को पक्की छत मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज भी झरझर हो चुके मकानों में रहने वाले ऐसे कई बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं जिनकी जानें सूली पर लटकी हुई है। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अफसरों के चक्कर काटने के बावजूद भी ऐसे परिवारों को पीएम आवास का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। जम्मू के वार्ड नंबर 2 पक्की ढक्की इलाके में रहने वाले एक परिवार की भी गुर्बत की इसी तरह से कहानी है। वो लोग भी गुर्बत का शिकार हैं और किन हालात में अपनी जिंदगी के दिन बसर कर रहे हैं ये आप साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गिरने की कगार पर पहुंच चुका, खंडहर हो चुका इनका आशियाना कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। और इसमें रहने वालों की माने तो वार्ड नंबर 2 के पार्षद के आश्वासनों और 5 सालों से दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मुसीबत यह है कि मेरा छत है जो गिरने वाला है। ये कब 4-5 साल से समस्या चल रही है। हम हमारे जहाँ के कारपोरेटर हैं लाली, हम उनके पास भी गए पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब उनके पास जाते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे तो कह के भूल जाते हैं। फिर कभी जाओ तो कहते हैं नहीं अब पक्का इस बार हम आपकी मदद करेंगे और आपके मकान के लिए पैसे देंगे। इतनी बार फॉर्म बन के दे चुके हैं पर किसी ने मदद नहीं की। जो प्रधानमंत्री योजना निकली थी ये भी फॉर्म भर के दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये तहसीलदार आए थे, उन्होंने फोटो वगैरह खींची कि आपको पैसे दिए जाएंगे, पर तब भी कोई नहीं आया। अब देखो ये गिरते जा रहा है। कल को ऐसा ना हो ये ऊपर ही आ जाएगा तो उसका कोई जिम्मेवार होगा। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए और इसको हम खड़ा करने में सहयोग दिया जाए। बस मैं चाहती हूँ कि हमारे मकान का कुछ किया जाए। 5 साल हो गया कुछ नहीं किया। कारपेंटर के साथ पास भी गए थे, हम प्रिय सेठी के पास भी गए थे। 5-6 साल हो गया कि ये तो गिरने वाला है कि अगर हम भी नीचे आ गए तो क्या फायदा। हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब हमें पैसे मिले तो हम भी बनाए। पैसे नहीं मिलेंगे तो हम कैसे बनाएंगे। सारा पानी अंदर आता है, नीचे भी पानी सारा आता है, बैठ के गुजारा करते हैं। हमें तो मुश्किल है बहुत। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार कृषि विभाग द्वारा हर संभव प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस कड़ी में जम्मू के कृषि विभाग द्वारा भिंडी का हाईब्रिड सीड तैयार किया गया है। इसके लिए पौधे पर करीब आधा किलो भिंडी की पैदावार हो सकती है। कृषि विभाग के फार्म मैनेजर अरुण जराल ने ये बताया है और उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो ये सीड किसानों के लिए कारगर साबित हो सकता है और इसे लगाने से भिंडी की अच्छी पैदावार मिल सकती है। चुनाव करना है। जब ये अब देख रहे हैं हम क्रॉप जो एक प्लांट जो है उसमें से 400 से 500 ग्राम जो आधा किलो लेकर हम चल सकते हैं। एक प्लांट जो है वो हमें आधा किलो भिंडी दे रहा है। तो ये जब हार्वेस्टिंग स्टेज पे है तो इसमें हमने क्या करना है, इसको हम वेजिटेबल स्टोर में जब भेजेंगे रफ सीड को ही हम भेजेंगे। जो एक प्रोसेस होता है जैसे ड्राइंग का होता है, थ्रेशिंग का होता है, वो सारे प्रोसेस से होके ये वेजिटेबल स्टोर में जाएगी। वहाँ इसको पैकिंग के रूप में जो हमारे जोनल स्टोर्स होते हैं तो वहाँ पे ये पहुँचाई जाएगी। उसके बाद फार्मर्स को इसका जो फ़ायदा मिलेगा। तो हम चाहते हैं किसान जो है यहाँ पे अच्छा इसका फ्रूटिंग हुई है तो किसान भाई ये भी वैरायटी अपने जो फील्ड में जाकर लैब टू लैंड में लगा सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।